मित्रों, स्वागत करता हूं आपका हमारे लाइव सेशन नंबर 9। ये हमारा नॉर्मल लाइव सेशन है दोस्तों। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने एवीएफएम के यूनिट नंबर 9 के एमसीक्यूज को, जो कि बेस्ड है कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉड्यूल बी के पर्सपेक्टिव से। तो आज हम लोग इस पार्टिकुलर टॉपिक के जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको प्रत्येक एमसीक्यूज के पीछे जो कंसेप्ट हैं वो भी मैं समझाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को। दोस्तों, लेसन को शुरुआत करने से पहले आज के लिए आपके लिए एक विशेष ऑफर है। 20% का ऑफर दिया जा रहा है सभी सीआईबी के एग्जाम प्रिपरेशन कोर्सेज में। ये लिमिटेड टाइम ऑफर है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको मैसिव 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना है। कूपन कोड क्या है दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ। सो यू हैव टू यूज अ कूपन कोड weekend20, और आपको हमारा ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ऐप पे जाकर आपको कोई भी एनी टाइप ऑफ जो भी कोर्स में आप एनरोल होना चाहते हैं, चाहे वो पीडीएफ कोर्स हो, मॉक टेस्ट कोर्स हो, या वो दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हो, तो आप जाके एनरोल हो सकते हैं और 20% डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। ये ऑफर आज तक के लिए वैलिड है। तो देर किस बात की दोस्तों, जरूर ऐप पे जाइए। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, और अपने एज पर योर रिक्वायरमेंट, जो भी कोर्स आपकी रिक्वायरमेंट है उसमें एनरोल होइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। चलिए ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है कि हम शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करें। देखिए सो फ्रेंड्स, देखिए ये जो हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन का ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि किसी भी गोल का बिजनेस ही होता है, राइट। तो किसी भी गोल का किसी भी बिजनेस का गोल होता है दोस्तों कि हम अपने इसके शेयर होल्डर के लिए वैल्यू इंक्रीज करें, टू वैल्यू इंक्रीमेंट फॉर शेयर होल्डर। ठीक है, तो कैसे आप वैल्यू इंक्रीज करेंगे? तो वैल्यू इंक्रीज करने के लिए दोस्तों आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। आप वाइज कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, राइट। तो आप अच्छे से कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो बिजनेस ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। तो इस कारण से क्या होगा, रेवेन्यू आपका बढ़ेगा, राइट। आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, आप कॉस्ट कम कर सकते हैं, राइट। रेवेन्यू बढ़ेगा, कॉस्ट घटेगा, और दोस्तों आप अपने आपका जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन है उसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो दीज आर द एडवांटेज। इसीलिए कहा जाता है कि हम शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करें। ऑप्शन नंबर ये सही है। ऑप्शन बी को देखते हैं, टू डिस्ट्रीब्यूट अर्निंग टू शेयर होल्डर। देखिए, जब आप शेयर होल्डर को अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये तो जरूरी है कि आप शेयर होल्डर को अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट करें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए ये जो लिखा है ना कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। These are long term investment. Please remember, these are very important point. This is long term investment, जो कि आपको फ्यूचर में बिजनेस को बेनिफिट देगा। तो आप यदि अर्निंग शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो हो सकता है कि आपके पास पैसा कम हो जाए, जो कि आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल हो। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये टोटल अमाउंट है, इसमें से कुछ पैसा आपने शेयर होल्डर को दे दिया, तो आपका इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कम हो गया ना दोस्तों। तो यही मतलब, इस कारण से क्या होगा कि आप जो है आपका जो बिजनेस का जो क्षमता है ग्रो करने का वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास कम पैसा है अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी गलत है। आगे ऑप्शन सी को देखते हैं, टू रिप्लेस द डेटोरेटिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट। देखिए, रिप्लेस करना किसी डेटोरेटिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट का ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लेकिन ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिजनेस दोस्तों आप ये बताइए, कोई भी बिजनेस इक्विपमेंट को रिप्लेस कब करती है, जब वो अपने नीड को फुलफिल नहीं कर पाए, जब आपकी जो इच्छा, आपकी जो ज़रूरत है उसको फुलफिल नहीं कर पाए, तो आप उसे रिप्लेस कर देंगे। मान लीजिए कि वो जो इक्विपमेंट है, सपोज दैट पार्टिकुलर इक्विपमेंट इज स्टिल इन गुड कंडीशन, अभी भी मान लीजिए कि वो अच्छे कंडीशन में है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा कि आप उसे रिपेयर कर लें या रिफर्बिश कर लें, ना कि उसे रिप्लेस करें। समझ रहे हैं बात को? तो रिप्लेस करना हमेशा कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि मशीन में कुछ खराबी आ गई, तो ऐसा थोड़ी है कि आप रिप्लेस कर लेंगे। आप क्या करेंगे, आप उसकी जगह उसे रिपेयर कर लेंगे, राइट। तो ये पॉइंट है, इसलिए दिस इज नॉट अ कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक एंड ऑल्सो नॉट अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन डी कर रहा है दोस्तों, टू इन्वेस्ट इन ऑल अपॉर्चुनिटीज रिगार्डलेस ऑफ देयर रिटर्न। तो दोस्तों ये भी हमारा साउंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि बिजनेस कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे अपॉर्चुनिटीज में जिनके पास पोटेंशियल होगा कि वो पॉजिटिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, याद रखिएगा ROI होता है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बिजनेस वहीं इन्वेस्ट करे पैसा जहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है, चाहे वो उनका रिटर्न कुछ भी क्यों ना हो। तो कंक्लूड करते हैं दोस्तों, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन का वो ये है कि हम इन शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करें। और दोस्तों अब कैसे शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करेंगे, तो आप वाइज इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए जो कि आपको पॉजिटिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी पॉजिटिव ROI जनरेट करे, राइट।
और दोस्तों इस प्रकार से बिजनेस ग्रो होगा, प्रॉपर होगा इन द लॉन्ग रन। चलिए होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या कन्विक्शन है, व्हाई इज द कन्विक्शन ऑफ द टीम एसेंशियल इन ई प्रोजेक्ट। टीम का एसेंशियल कन्विक्शन होना क्यों जरूरी है प्रोजेक्ट में। लेट्स डिस्कस दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। दोस्तों जरा ऑप्शन ए को देखते हैं। देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है कि बिकॉज एंटरप्रेनर नीड सम टाइम टू ब्लेम द प्रोजेक्ट फेल। देखिए ये अच्छा रीजन नहीं है। आपके पास क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग टीम है, राइट। द क्वेश्चन इज दैट क्यों स्ट्रॉन्ग टीम होना चाहिए। तो ये जो पहला ऑप्शन कर रहा है कि बिकॉज एंटरप्रेनर नीड समवन टू ब्लेम, दिस इज नॉट अ करेक्ट रीजन। एंटरप्रेनर शुड बी कॉन्फिडेंट इन देयर ओन एबिलिटीज एंड शुड नॉट नीड टू ब्लेम अदर फॉर देयर फेलियर्स। तो जो एंटरप्रेनर है ना वो क्या होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, अपनी क्षमता पे उन्हें विश्वास होना चाहिए और दूसरे को ब्लेम ना करें, राइट, और दूसरे को ब्लेम ना करें अपने फेल्यूर के लिए। तो एक स्ट्रॉन्ग टीम दोस्तों जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा which can help entrepreneur to oversee it. So देखिए ऑब्स्टेकल को ओवरकम करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग टीम जो है एंटरप्रेन्योर को हेल्प करते हैं और सक्सेस को अचीव करवाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये तो गलत है। ऑप्शन बी में कह रहा है बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ सपोर्टिव टीम टू शेयर द वर्कलोड। दोस्तों ये जरूरी है कि आपके पास एक सपोर्टिव टीम हो, लेकिन ये प्राइमरी रीजन नहीं है क्यों कन्विक्शन जरूरी है किसी प्रोजेक्ट में। तो दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग टीम क्या, देखिए आपको मैं समझाता हूँ कि मान लीजिए कि कोई स्ट्रॉन्ग टीम है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग टीम क्या कर सकती है, स्ट्रॉन्ग टीम वर्कलोड शेयर कर लेगी, राइट। सो स्ट्रॉन्ग टीम कैन शेयर वर्कलोड। उसके बाद दोस्तों ये आइडेंटिफाई कर सकती है, ओवरकम कर सकती है ऑब्स्टेकल्स को और दोस्तों बेटर डिसीजन ले सकती है। ऑप्शन सी को जरा देखते हैं। ऑप्शन सी में कह रहा है कि बिकॉज अ स्ट्रॉन्ग टीम नीड हेल्प ओवरकम ऑब्स्टेकल एंड मेक बेटर डिसीजन। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है क्योंकि दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग टीम जो है हेल्प करती है कि आप ऑब्स्टेकल को ओवरकम कर सकें, सपोर्ट प्रोवाइड करके, एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करके और क्रिएटिविटी लाकर। तो ये कैसे कर सकते हैं, सो दिस कैन बी डन ऑल्सो so they can also help to make better decision by considering all option. So this is also possible. And the last option is because investor require a team for approve funding. देखिए ये जरूरी है कि टीम, इन्वेस्टर को चाहिए एक टीम ताकि फंडिंग को अप्रूव कर सके, लेकिन ये प्राइमरी रीजन नहीं है क्यों कन्विक्शन जरूरी है किसी प्रोजेक्ट में। एक स्ट्रॉन्ग टीम हेल्प करती है कन्विंस टीम को, कन्विंस इन्वेस्टर को, ताकि वो अपना फंड कर सके प्रोजेक्ट को। सो दिस इज द पॉइंट। सो लेट्स कंक्लूड आवर पॉइंट। तो बताइए सही जवाब क्या है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। तो सो लेट्स कंक्लूड। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि टीम का जो कन्विक्शन है ये एसेंशियल है किसी प्रोजेक्ट में, क्योंकि इससे आप जो है ऑब्स्टेकल को ओवरकम so that you can overcome your obstacle and achieve success. Now let's come to the question number 3. आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या फैक्टर को कंसीडर किया जाएगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस में। दैट व्हाट आर द फैक्टर्स दैट नीड टू बी कंसीडर्ड अंडर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस। नाउ लेट्स डिस्कस दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन इट इज। सो नाउ लेट्स सी द फर्स्ट ऑप्शन। दोस्तों पहला ऑप्शन है पूछ रहा है कि रिक्वायरमेंट। देखिए यहाँ लिखा है ना, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। रिक्वायरमेंट का क्या मतलब हुआ। तो दोस्तों ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो आपका डिसीजन प्रोसेस है उसमें सबसे पहला स्टेप होता है रिक्वायरमेंट। सो नाउ लेट्स सी द रिक्वायरमेंट। दोस्तों ये पहला स्टेप है कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस का कि आप आइडेंटिफाई करें कि इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हाई वी नीड टू इन्वेस्ट, दिस इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू, दैट व्हाट इज द नीड ऑफ द इन्वेस्टमेंट। क्या बिजनेस अचीव करना चाह रही है इन्वेस्टमेंट करके, क्या स्पेसिफिक गोल है जो कि इन्वेस्टमेंट जो है हेल्प करेगा बिजनेस को अचीव करने में। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा सोर्सेज में क्या आता है कि जैसे आपने नीड पता कर लिया, तो इसका रिक्वायरमेंट का मतलब समझिए नीड। जैसे आपने नीड पता कर लिया तो दोस्तों अगला स्टेप है कि आप सोर्सेज को कंसिडर करें, व्हाट आर द सोर्स ऑफ फंडिंग। सो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि सोर्स ऑफ फंडिंग क्या क्या है आपका, राइट। तो आप इन्वेस्टमेंट का फंडिंग का सोर्स क्या है, क्या बिजनेस को पैसा बोरो करना पड़ेगा, क्या ये अपना इन्वेस्टमेंट फंडिंग। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा कॉस्ट।
तो देखिए कॉस्ट जो है इन्वेस्टमेंट का, ये दूसरा फैक्टर है जो कि कंसिडर करना पड़ेगा, कितना इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होगा, क्या इन्वेस्टमेंट के हाउ मच हाउ विल द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैसे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फॉर्म। दोस्तों इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्म है ये भी इंपॉर्टेंट है कंसिडर करने के लिए, ये क्या इन्वेस्टमेंट जो है नए इक्विपमेंट में किया जाएगा, विल द इन्वेस्टमेंट विल बी डन इन न्यू इक्विपमेंट और न्यू फैसिलिटी, ओके, और समथिंग एल्स। नेक्स्ट इज टाइम स्केड्यूल। तो टाइम स्केड्यूल दोस्तों, दिस टाइम स्केड्यूल इज इन द इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बताता है आपको हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लेन। So time schedule is also very important. So in addition to these five factors, so these are requirements, sources, cost, form and time schedule. So these are the five factors. There are other factors that may also be considered in the capital investment decision, like the risk. एक और फैक्टर दोस्तों आप ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं आप, ये ले सकते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, कहाँ पे, बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे, हमारा इन्वेस्टमेंट का क्या इंपैक्ट पड़ेगा बिजनेस के कॉम्पिटिटिव पोजीशन में, और हमारा इन्वेस्टमेंट का क्या इंपैक्ट करेगा बिजनेस के एम्प्लॉय एंड कस्टमर में। तो दोस्तों कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस एक इंपॉर्टेंट है और इसको जरूरी है कंसीडर करना फॉर ऑल द रेलवे नेटवर्क एंड फेलियर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कंपनी ए को क्या होगा यदि वो अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को का एडवांटेज ना ले। सो व्हाट व्हाट द क्या होगा, ये सवाल है दोस्तों। आइए जरा सॉल्व करते हैं इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को। So before beginning this question, let's see the option that we have. दोस्तों यहाँ पहला जो ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है, इट विल ग्रेजुअली डिक्रीज इन साइज एंड लॉस द एसेट। ठीक है, आइए जरा देखते हैं इसका मतलब क्या है। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा मोस्ट लाइकली आउटकम है, राइट। यदि कोई कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज नहीं लेती है तो बिना नए इन्वेस्टमेंट का, राइट, बिना नए इन्वेस्टमेंट का, विदाउट न्यू इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है ग्रो नहीं कर पाएगी। सो ग्रोथ जो है वो डाउन हो जाएगा, होगा ही नहीं, राइट। और दोस्तों एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, जिस कारण से ये ग्रेजुअली क्या होगा, सो इट विल नॉट बी एबल टू ग्रो एंड विल नॉट बी एबल टू एक्सपेंड। एज अ रिजल्ट इट विल ग्रेजुअली लूज मार्केट शेयर टू इस कॉम्पिटिटर। यानी जो भी इनका मार्केट शेयर है वो किसे दे देंगे, ये अपने कॉम्पिटिटर को दे देंगे, राइट। तो ये सबसे मोस्ट पॉसिबल आउटकम्स है। तो इस ओवर द टाइम क्या होगा, जिस कारण से दोस्तों रेवेन्यू और प्रॉफिट में घटेगा, जिस कारण से डिफिकल्ट होगा कंपनी को अपने एसेट को रखने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन भी करा है, डिस्ट्रीब्यूट ऑल द एसेट ऑल इट्स अर्निंग टू द शेयर होल्डर। देखिए ये लाइकली आउटकम नहीं है, दिस नॉट अ लाइकली आउटकम। व्हाई? क्योंकि कंपनीज दोस्तों रिटर्न करते हैं अपने अर्निंग का कुछ पोर्शन ताकि फंड फ्यूचर ग्रोथ को फंड कर सके, राइट। तो कंपनी अपने अर्निंग का कुछ पोर्शन रिटेन करते हैं, राइट। तो वैसा ही कंपनी जिसके पास लार्ज कैश प्लस है और अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने अर्निंग को शेयर होल्डर के बीच में। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। ऑप्शन नंबर बी भी आपने देखा गलत है। ऑप्शन सी में कह रहा है कि इट विल रिप्लेस द डेटोरेटिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट। दोस्तों ये जरूरी इन्वॉल्वमेंट है कि जितने भी कंपनीज हैं वो मेंटेन करें अपने ऑपरेशन को, लेकिन दोस्तों ये एक इन्वेस्टमेंट नहीं है जिस कारण से ग्रोथ या एक्सपेंशन होगा। कहने का मतलब कि इनफैक्ट लीड टू, so if we talk about detail that it may actually lead to decrease in profit due to emergency। तो आप देख सकते हैं कि यदि कोई कंपनी ने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज नहीं लिया है तो उसका साइज ग्रेजुअली क्या होता जाएगा, बताइए साइज क्या होगा, साइज घटते जाएगा और दोस्तों सारे के सारे एसेट ये क्या करेंगे, लूज कर लेंगे, राइट। सो द कंपनी मे बी एबल टू सर्वाइव। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनने से पहले दोस्तों, यदि आप सीआईबी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप सही जगह पे हैं। हमारे ऐप को इंस्टॉल करें। ये सभी प्लान्स हैं हमारे, वेरियस प्लान्स हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, वीडियोस प्लस पीडीएफ प्लस मॉक टेस्ट प्लस डेली क्विजेज, ये सभी आपको फ्रीली अवेलेबल होते हैं। तो जरूर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को इंस्टॉल कीजिए, इट में एनरोल कीजिए दोस्तों। इट विल कॉस्ट यू ₹2500 फॉर ऑल 5 सब्जेक्ट्स एंड इंडिविजुअली दिस विल कॉस्ट यू ₹600। फाइनली वी हैव आई एंड IFS। So now let's come to the next part that we have. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैश फ्लो का 3 एलिमेंट्स कौन कौन सा है, राइट। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, आई थिंक यू नो इट वेरी वेल दैट व्हाट आर द मेन 3 एलिमेंट्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन द कैश फ्लो, प्लीज टेल, please write in the comment section. Okay, what do you think is the answer of this particular question? सो इन दिस पार्टिकुलर केस पहला आपको ऑप्शन कर रहा है इनिशियल कैश फ्लो। देखिए इनिशियल कैश फ्लो का मतलब क्या होता है कि बेसिकली ये वो पैसा है जिसको आप इन्वेस्ट करेंगे कहाँ पे, प्रोजेक्ट में, राइट। सो दिस इज द मनी दैट विल बी इन्वेस्टेड इन प्रोजेक्ट, इसको इनिशियल कहा जाता है, राइट। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसके अंदर कॉस्ट ऑफ एसेट, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, ये सभी आते हैं इनिशियल कैश फ्लो। नेक्स्ट इज सेकंड कैश फ्लो, नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग कैश फ्लो। देखिए ऑपरेटिंग कैश फ्लो में क्या होता है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो वो कैश फ्लो होता है जिसको जनरेट किया जाता है डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, यानी दोस्तों डे टू डे ऑपरेशन जो है बिजनेस का, उससे आपका ये जनरेट होता है, राइट। सो दिस इज द कैश फ्लो दैट इज जनरेटेड बाय द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द गेटवे एंड सो दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग कैश फ्लो मीन्स व्हाट कि आपका डे टू डे बिजनेस में जो कैश फ्लो होता है उसे ऑपरेटिंग कैश फ्लो कहते हैं। इसके अंदर मान लीजिए कि आपका सेल्स से कैश आ गया, कैश फ्रॉम सेल्स, ठीक है। कुछ कैश आउटफ्लो है आपके एक्सपेंस से, राइट। जैसे मान लीजिए कि रेंट हो गया, सैलरी हो गया, राइट। सो यूटिलिटीज़ हो गए, सो दिस थिंग आर ऑपरेटिंग कैश फ्लो। लास्ट है दोस्तों हमारा टर्मिनल कैश फ्लो। ये क्या होता है, टर्मिनल कैश फ्लो वो कैश फ्लो होता है जिसको जनरेट किया जाता है जब कोई प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करते हैं। मान लीजिए कि किसी प्रोजेक्ट को आपने टर्मिनेट कर दिया तो जो कैश फ्लो आएगा इसके अंदर आपका सेल्स ऑफ एसेट से जो फर्म का प्रोसीड है वो आएगा, और दोस्तों जो कॉस्ट ऑफ डिसमिनेटिंग एंड मूविंग द एसेट, सो दीज आर इंक्लूडेड। So friends, all these 3 elements of cash flow are important to consider several messages when making capital investment decision. तो ये सभी फैक्टर्स है। सही जवाब क्या है दोस्तों इसका, ऑप्शन नंबर सी, इनिशियल, ऑपरेटिंग और टर्मिनल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है कि व्हाट इज सेपरेटिंग प्रिंसिपल इन कैश फ्लो एस्टिमेशन। यानी दोस्तों आपको पता होगा कि कैश फ्लो एस्टिमेशन में एक सेपरेटिंग प्रिंसिपल होता है। सो आई वांट टू आस्क दैट व्हाट इज दैट सेपरेटिंग प्रिंसिपल। नाउ लेट्स सी द ऑप्शन दैट वी हैव। लेट्स सी द ऑप्शन दैट वी हैव। द फर्स्ट ऑप्शन इज इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो। आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि सेपरेटिंग प्रिंसिपल यहाँ पे लिखा है ना, सेपरेशन प्रिंसिपल, व्हाट इज दिस। तो ये जो सेपरेशन प्रिंसिपल है ना दोस्तों, ये क्या है कि बेसिकली इसको मैं समझाता हूँ। ये एक आइडिया है कि कैश फ्लो जो कि इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड है उसको आप 2 डिस्टिंक्ट कैटेगरी में ब्रोक कर सकते हैं। देखिए मैं समझाता हूँ। इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो कैश फ्लो है इसको आप 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। सो द फर्स्ट पार्ट इज इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो एंड द सेकेंड पार्ट इज फाइनेंसिंग कैश फ्लो, फाइनेंशियल कैश फ्लो। तो दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो क्या होता है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो वो कैश फ्लो है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है एक्विजिशन, ऑपरेशन एंड डिस्पोजल ऑफ एसेट। इसके अंदर कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर ये सभी आते हैं। और यदि हम बात करें फाइनेंशियल कैश फ्लो की, तो बेसिकली ये वो कैश फ्लो है जो कि रिलेटेड है किस तरह से एसेट को फाइनेंस किया जा रहा है। इसके अंदर कैश फ्लो जो कि बोरोइंग मनी से एसोसिएटेड है, ठीक है, एसेट को फाइनेंस करने के लिए। जो कैश फ्लो एसोसिएटेड है लोन को रिपेमेंट के लिए, और जो कैश फ्लो एसोसिएटेड है इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, वो आता है। दोस्तों ये जो सेपरेशन प्रिंसिपल है ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बिजनेस को अलाउ करता है कि वो एक्यूरेटली एसेस कर सके कि किसी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो को सेपरेट कर देते हैं फाइनेंशियल कैश फ्लो से, और बिजनेस फोकस कर सकता है 3 इकोनॉमिकल सो फ्रेंड्स यहाँ पे जरा ऑप्शन को देखते हैं।
तो आपको सेपरेशन प्रिंसिपल में है, तो सेपरेट करते हैं इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो को फाइनेंसिंग कैश फ्लो से, बिजनेस फोकस करते हैं ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। ऑप्शन ए कर रहा है सेपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम आउटफ्लो, ये गलत है, क्योंकि दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो और फाइनेंशियल कैश फ्लो को सेपरेट करता है, ये कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को सेपरेट नहीं करता। नेक्स्ट कर रहा है सेपरेटिंग इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल साइड, ये सही है। ऑप्शन सी कर रहा है सेपरेटिंग लॉन्ग टर्म कैश फ्लो फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैश फ्लो, ये गलत है, क्योंकि जो हमारा सेपरेशन डज नॉट कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैश फ्लो जो कि फ्यूचर में होगा वो वर्थ लेसर है देन द कैश फ्लो दैट ऑकर्स टुडे, right? So this is what I want to explain. So in the next session we will discuss some examples also based on this particular principle. अभी मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हमारा इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल क्या होता है। दोस्तों देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जिसको आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया सेपरेटिंग प्रिंसिपल, सेपरेशन प्रिंसिपल क्या है, फिर दोस्तों एक इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल होता है, सो व्हाट डज इट मीन। तो पहला ऑप्शन है एस्टिमेटिंग सेपरेटली द कॉस्ट विच विल इनकर्ड इफ द प्रोजेक्ट इज नॉट रन। आइए देखते हैं सही जवाब है क्या। देखिए ये जो कर रहा है इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल, तो इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल का क्या मतलब हुआ, तो एक आइडिया होता है कि केवल इंक्रीमेंटल कैश फ्लो जो कि प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड है उसे कंसीडर किया जाए जब आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। तो जो आपका इंक्रीमेंटल कैश फ्लो है जो कि एसोसिएटेड है किसके साथ, विच इज एसोसिएटेड विथ प्रोजेक्ट, इसे ही कंसीडर किया जाए जब आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें, राइट यही होता है हमारा इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल। तो दोस्तों इंक्रीमेंटल कैश फ्लो वैसा कैश फ्लो होता है जो कि डिफरेंट होगा यदि प्रोजेक्ट को लिया जाए इफ़ इट इज़ नॉट अंडरटेकन। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी कंसीडर कर रही है एक नया स्टोर खोलना, मैं समझाता हूँ एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी नया स्टोर खोलना चाह रही है, तो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो होगा ना, वो कैश फ्लो होगा जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, नया स्टोर से। मतलब कुछ कैश फ्लो ऐसे होंगे जो कि नए स्टोर से डायरेक्टली रिलेटेड होंगे। तो इसके अंदर दोस्तों क्या क्या आएगा, जैसे मान लीजिए कि लैंड का कॉस्ट, राइट। उसके बाद दोस्तों आ सकता है आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, फिर दोस्तों आ सकता है आपका इन्वेंट्री कॉस्ट। ये सभी कॉस्ट है जो कि इंक्लूडेड है इंक्रीमेंटल कैश फ्लो में। तो ये जो लैंड का कॉस्ट है और जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है वो तभी इनकर होगा जब नया स्टोर को आप ये तो देखिए जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और लैंड का कॉस्ट है वो तब भी इनको इनकर होगा जब नया स्टोर को ओपन नहीं किया जाए, सो दैट देयर वुड बी नो इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल जरूरी है ये सही, क्योंकि ये बिजनेस को अलाउ करता है कि वो फोकस करे कि प्रोजेक्ट का ट्रू इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है। तो केवल इंक्रीमेंटल कैश फ्लो को कंसीडर करके फ्लक्चुएशन जो है उसे हम एक्यूरेट बना सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर ए समझ में आ गया। ऑप्शन बी दोस्तों गलत है। ऑप्शन बी में क्या कर रहा है, एस्टिमेटिंग सेपरेटली द कॉस्ट विच इज इनकर्ड वाइल बाय रनिंग द प्रोजेक्ट। तो ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि दोस्तों ये कंसीडर करता है फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। यहाँ पे जो कॉस्ट लिखा है इन्होंने लिखा है फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल दोस्तों वेरिएबल कॉस्ट को भी कंसीडर करता है। और सी ऑप्शन कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है वो नया मशीन खरीदना चाह रही है जिसका दाम है दोस्तों $1,00,000, ठीक है। तो मशीन जो है मान लीजिए कि एनुअल कैश फ्लो $20,000 का जनरेट करेगा, $20,000 का मशीन जनरेट करेगा एनुअल कैश फ्लो अगले 5 साल में। तो कंपनी के पास पहले से मशीन है जो कि ऐसा जॉब कर सकता है, लेकिन दोस्तों ये ओल्ड है, इनएफिशिएंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि एस्टिमेट ओनली द फिक्स ऑडी। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। So friends, it is why it is advisable to consider post-tax cash flow while estimating cash flow. Post-tax cash flow, that's called business transaction. देखिए, क्योंकि देखिए इसका मैं आपको आंसर समझाता हूँ। जब भी आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं ये जरूरी है कंसीडर करना सारा का सारा कैश फ्लो जो कि प्रोजेक्ट जनरेट करेगी, इसके अंदर टैक्स पेमेंट भी आएगा। ऑब्वियसली बात है, सारा कैश फ्लो, तो इट इंक्लूड्स टैक्स पेमेंट ऑल्सो, इसके अंदर टैक्स पेमेंट भी आएगा, राइट। तो टैक्स पेमेंट क्या करेगा कि कैश के अमाउंट को रिड्यूस कर देगा। टैक्स पेमेंट विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कैश जो कि बिजनेस के पास अवेलेबल होगा, ताकि वो सो दैट टू री इन्वेस्ट देयर। सो ऑप्शन ए कर रहा है कि टैक्स पेमेंट कैनॉट बी इंक्लूड, ये सही है। ऑप्शन बी कर रहा है दोस्तों कि हमारा जो टैक्स पोस्ट टैक्स कैश फ्लो है हमेशा हायर होता है प्री टैक्स फ्लो से, ये गलत है। देखिए पोस्ट टैक्स कैश फ्लो जो है हमेशा हायर नहीं होता है। कितना टैक्स जो है बिजनेस पे करेगी वो डिपेंड करेगा कितना इनकम वो जनरेट करेगी। मतलब जो टैक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनकम है,
राइट। सो यदि किसी प्रोजेक्ट का बहुत ज़्यादा इनकम है तो दोस्तों दे विल ऑल्सो पे द टैक्स। नेक्स्ट ऑप्शन सी इज बिकॉज पोस्ट कैश फ्लो आर इजियर टू कैलकुलेट। दोस्तों ये भी गलत है क्योंकि पोस्ट टैक्स फ्लो नेचुरली इजियर नहीं है समझने का। सो देन द प्री टैक्स कैश फ्लो। नेक्स्ट इज ऑप्शन डी, दैट इज बिकॉज डिस्काउंटिंग प्री टैक्स कैश फ्लो कैन बी अनरिलायबल। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट डाइवर्सिंग एंड इट मीन्स डिस्काउंटिंग प्री टैक्स कैश फ्लो इज ए रिलायबल मेथड ऑफ। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि डिस्काउंटिंग प्री टैक्स कैश फ्लो एक रिलायबल मेथड है, लेकिन ये जरूरी है कि ये यूज द करेक्ट डिस्काउंट रेट। यहाँ पे डिस्काउंट रेट प्रॉपरली यूज किया जाए। सो इन दिस केस दिस इज ऑल्सो नॉट सुटेबल, सो ऑप्शन नंबर ए इज सुटेबल। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या है कैश फ्लो एस्टिमेशन में, बताइए व्हाट इज द कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल इन कैश फ्लो एस्टिमेशन। ऑप्शन ए एस्टिमेटिंग ऑल कैश फ्लो इन द सेम करेंसी, यानी सभी के सभी कैश फ्लो को आप सेम करेंसी में एस्टिमेट कीजिए। ऑप्शन बी एस्टिमेटिंग सेवरल So friends, what is the correct answer to this particular question? The correct answer to this particular estimating all cash flow in the same currency, estimating cash flow using the over a period of time, estimating cash flow using the same methodology. Correct answer is C, estimating cash flow using the same methodology. Option number C is correct. Which of the following is now is a component of cash flow? Cash flow का कौन सा component है? Total asset, total liability, interest income, operating expense. So the friends correct answer to this question is option number D, that is operating expense. What is the purpose of preparing a cash flow statement? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का सही पर्पस क्या है? सही पर्पस है कि आप जो आपका इनफ्लो है, जो आउटफ्लो है कैश का, उसे आप नेक्स्ट इज हाउ मच विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म फंडिंग रिक्वायरमेंट। सो लॉन्ग टर्म फंडिंग रिक्वायरमेंट ये क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा गुड्स, इसका सही जवाब होगा लैंड, राइट। तो लैंड जो है आपका लॉन्ग टर्म फंडिंग इन्वेस्टमेंट है। Let's come to the next question that we have. Next question is what is the source of funding for the part of working capital? तो वर्किंग कैपिटल को फंडिंग करने के लिए प्रोमोटर्स मार्जिन को यूज करते हैं। क्या ड्यूरेशन होता है इसके जिसके लिए वर्किंग कैपिटल को रिक्वायरमेंट होती है? So this duration depends on the the duration depends on the operating cycle of the business. So friends, these are the plans that are available on our channel, like comprehensive plan, PDF plan, CIB mock test. Along with that, on this price today 20% offer is there. Please install our app and do access this particular plan. Next question is what is the role of regulation in raising finance for business? रेगुलेशन का क्या रोल है फाइनेंस को रेज करने के लिए बिजनेस के लिए? पहला है रेगुलेशन का कोई इंपैक्ट नहीं है, रेगुलेशन इंश्योर करता है कि फाइनेंस ट्रांसपेरेंट और कंप्लाइंट मैनर में रेज हो। तीसरा ऑप्शन कर रहा है कि रेगुलेशन रेस्ट्रिक्ट करता है कितना फाइनेंस रेज कर सकते हैं, और चौथा ऑप्शन कर रहा है रेगुलेशन के कारण फाइनेंस को रेज करना डिफिकल्ट होता है। बताइए क्या सही जवाब है? तो दोस्तों रेगुलेशन के रिगार्डिंग सवाल है, सही जवाब है कि रेगुलेशन इंश्योर करता है कि फाइनेंस को ट्रांसपेरेंट और कॉन्शियस मैनर में रेज किया जा रहा है। So friends, this was our complete discussion on this particular unit. So daily we are conducting a live session at 9 PM on our YouTube channel. So do subscribe our channel so that the bell notification, hit the bell notification, so that once I upload this video, it becomes visible to you and you get a real time based notification. And now this is our channel JIB and CIB Made Simple. This is our app. You can install our app. You can just go through this particular app. There are few free material available in the free material section. You can just download them and start studying. And if you want any paid course, you can also join our paid course. All the courses are available. Kindly go through them.